नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज। आज अनुच्छेद 15 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 14 के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे स्पष्ट किया था, जो मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जहां पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात किया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। ये जो बेसिक सिद्धांत आपके अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किए गए हैं, उन्हीं को 15, 16, 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। वो आर्टिकल 14 बेसिस की बात करता है, जबकि आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 जो है ये उसके एप्लीकेशन थे। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 जो है वो ये स्पष्ट करता है। वर्तमान में आर्टिकल 15 में 6 क्लॉज आपके हो गई हैं, और ओरिजिनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था तो उसमें 3 खंड थे, 3 क्लॉज थे, क्लास 1, 2 एंड 3। लेकिन बाद में 4, 5 और 6 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें लाया गया। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स की बात किया गया है। 5 आधार में जो क्लास 1 है कहता है कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और जेंडर के आधार पर, यानी सेक्स के ग्राउंड पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर या सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा स्टेट। यहां पे वर्ड जो है वो स्टेट, और स्टेट का मतलब जैसे ही आए आर्टिकल 12, राज्य जो है ओनली दीज ग्राउंड्स, जो वर्ड यूज किया गया है ओनली दीज ग्राउंड्स। यहां पे ओनली जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस रेस्पेक्ट में है कि यहां पे इन ग्राउंड्स पर जो कि आर्टिकल 15 के क्लास 1 में दिया गया है, उसके अलावा किसी अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। इसका मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर या सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ओनली दीज ग्राउंड्स और एनी वन आर मोर देन वंस। इसका तात्पर्य यह है कि इनके अलावा बियॉन्ड दीज ग्राउंड्स स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। लेकिन ये बेसिक बात है जो आपके एज अ फंडामेंटल राइट है। मैं जब सेक्युलरिज्म पढ़ा रहा था तो सेक्युलरिज्म में भी मैंने आपको यह स्पष्ट किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलरिज्म जो है वो सोल के तौर पर ऑलरेडी प्रिवेल करता था। तो ये प्रोविजन आपका 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ तो उसी के साथ आया था, जहां पे यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य जो है स्टेट धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, नहीं रेस के आधार पर करेगा, ना ही जाति के आधार पर करेगा, ना जन्म स्थान के आधार पर करेगा, ना ही सेक्स के आधार पर। दिस इज द फंडामेंटल राइट विच इज अंडर द क्लास 1 ऑफ द आर्टिकल 15। ये अनुच्छेद 15 के खंड 1 में स्पष्ट किए गए, यानी 15 में 5 ग्राउंड्स आपका स्पष्ट किया गया है, और इन 5 आधारों पर या इनमें से एक से अधिक आधारों पर या किन्हीं आधारों पर, केवल इन्हीं आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल शब्द महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। इट मीन्स बियॉन्ड दीज ग्राउंड्स स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ऐसा भेदभाव कर सकता है। क्लास 2 जब आप देखें तो क्लास 2 में यानी 15 का क्लास 2 जो है वो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर, यानी रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, जेंडर या सेक्स के आधार पर, या आपका
पांचवा जो ग्राउंड्स है, इन आधारों पर किसी भी ऐसे प्लेस पर किसी सिटीजन को, और ये स्पष्ट कर लें आप, मैंने आपसे बताया था कि पूरे फंडामेंटल राइट्स में 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। उनमें से आर्टिकल 15 जो है ये सिटीजन को ही प्राप्त है। और यहां पे ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल को भी प्रोहिबिट करता है। स्टेट के साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ऐसा रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर और कास्ट, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी भेदभाव का मतलब कि यहां पे 4 वर्ड्स यूज हुए हैं, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जाएगा, ना ही कोई डिसेबिलिटीज होंगी, ना ही कोई कंडीशन होगी, कंडीशन भी लागू नहीं किया जाएगा। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, डिसेबिलिटीज नहीं, कंडीशंस नहीं इंपोज की जाएंगी। किसी भी नागरिक को किसी भी ऐसे स्थान पर जो पब्लिक प्लेस है, यानी लोक स्थान है, मैं इसे इन शॉर्ट ये स्पष्ट करता हूं कि यदि वो लोक स्थान है तो कहने का मतलब कि ऐसे लोक स्थानों में प्रवेश करने के संबंध में किसी भी नागरिक के ऊपर स्टेट या कोई नागरिक ना ही उस पर कोई निर्योग्यता, ना ही उस पर कोई दायित्व, ना ही उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन, ना ही उन पर कोई कंडीशन इंपोज करेगा। यानी यहां पे कोई लायबिलिटी भी इंपोज नहीं की जाएगी ऐसे प्रवेश करने के संबंध में। किसको? किसी सिटीजन को। कहां पे? किसी पब्लिक प्लेस में इंटर करने से इनसे मना किया गया है। इन्हें आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, इन पे डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लायबिलिटी आप नहीं इंपोज कर सकते, वेदर यू आर इंडिविजुअल और स्टेट, ऐसा मना किया गया। ये पब्लिक प्लेस में ये आपके होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई टेंपल है, या कोई थिएटर है, या कोई ऐसा पब्लिक एंटरटेनमेंट का प्लेस है, या कोई ऐसा जो कि स्टेट के द्वारा फाइनेंस्ड है, पार्टली है या होली, जो उसके द्वारा मेंटेन्ड है या उसके द्वारा फाइनेंस्ड है, कोई स्नान घाट है, या कोई टैंक है, या कोई वेल है, कुआं है, ऐसे किसी स्थानों पर प्रवेश करने पर इन पर कोई निर्बंधन नहीं अधिरोपित किया जाएगा राज्य के द्वारा। इसका मतलब कि यहां पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। अब आप देखिए कि आपके प्रियम्बल में इक्वालिटी की जो बात की गई है वो इक्वालिटी सिक्योर किया गया है। पहले नंबर पे जस्टिस, दूसरे नंबर पर लिबर्टी और तीसरे नंबर पर जो है आपकी वो इक्वालिटी है। जबकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट्स में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो पहला ही जो स्टार्ट होता है राइट्स वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मैंने आपसे बताया था कि इक्वालिटी से ही आपके यहां जस्टिस क्रिएट हो सकती है। न्याय का जो पैरामीटर होता है वो आपका इक्वालिटी होता है, और इस इक्वालिटी के द्वारा सबसे पहले जो है वो क्या लाया जाएगा? सोशल इक्वालिटी को क्रिएट किया जाएगा, और यही सोशल इक्वालिटी जो है वो सोशल जस्टिस है। यानी प्रियम्बल में आप देखोगे तो पहले क्रम में जस्टिस, और जस्टिस में पहले क्रम पे आपका सोशल जस्टिस है। एंड दिस सोशल जस्टिस कैन बी ब्रॉट बाय द इक्वालिटी इन अ सोसाइटी। यहां पे इनके आधारों पर कोई भेदभाव आप नहीं करेंगे। यानी 15 का क्लास 1 जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 15 का क्लास 2 जो है ये आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ऐसे किसी भी नागरिक को किसी भी ऐसे लोक स्थान पर प्रवेश करने के संबंध में उनके ऊपर राज्य, ना ही कोई इंडिविजुअल, कोई लायबिलिटी, कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकता है। यदि ऐसा है तो वो बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगी और उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। ये क्लास 2 आपका स्पष्ट करता है। मैं इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं। अभी जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आपने सबरीमाला का केस पढ़ा है। सबरीमाला, ये जो सबरीमाला का केस है, यहां पे जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, सेक्स के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। किसको? पुरुष को या महिला को। यहां पे इन्हें जाने का राइट था और इन्हें जाने का राइट नहीं था। यहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया टू इंटर इनटू अ पब्लिक प्लेस, यानी 15 के क्लास 2 का वायलेशन है कि किसी भी मंदिर में यदि कोई महिला यानी जेंडर के आधार पर उसे प्रवेश करने से बाधित किया जा रहा है, यह बात जो है अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन है। और इसीलिए सबरीमाला के केस में यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि इट इज वायलेटिव एंड जेंडर बायस। ये जो आपका प्रोविजन है उसमें प्रवेश ना करना, उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना, ये अनुच्छेद 15 का स्पष्ट उल्लंघन है और जिसके आधार पर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा इस बात को डिसाइड किया गया था, हमारी संवैधानिक पीठ ने इस बात को डिसाइड किया। और ये आपसे पूछा गया है कि इसमें माननीय जज जो इंदिरा जयसिंह थी, उन्होंने इनके अगेंस्ट जो है वो जजमेंट दिया था। अगेन जो है 15 क्लास 3 जो है वो स्पष्ट करता है, 15 का क्लास 3 ये स्पष्ट करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी स्टेट जो है वो चाइल्ड्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में और वुमेन्स के बारे में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। स्टेट इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी अनुच्छेद में 1 और 2 में जो बात बताई गई है, इन दोनों बातों के होते हुए भी उनके बीच में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। किसके बारे में? बच्चों के बारे में किया जा सकता है और महिलाओं के बारे में किया जा सकता है। और इसके पीछे का कारण है जो ओरेगन वर्सेस मोलर के केस में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बताया गया था कि महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियां और उनकी शारीरिक संरचना उन्हें कमजोर स्थिति और दयनीय स्थिति में ले जाती हैं। बच्चों की जो स्थिति है वो उन्हें वल्नरेबल करता है और इस आधार पर संविधान उनके बारे में यानी राज्य उनके बारे में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। यानी जीवन के संघर्ष में उनकी शारीरिक बनावट, उनकी सामाजिक परिस्थिति जो है उन्हें कमजोर बनाती है, उन्हें दयनीय स्थिति में लेके जाती है। और इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ पैरेंट पैट्रिसिया यानी स्टेट जो होता है कि उनका गार्जियन होता है, उनके वेलबींग्स के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है बीइंग ए गार्जियन। तो 15 का क्लास 3 जो है वो 15(1) और 2 के अपवाद के तौर पर है। मैंने आपसे बताया कि ये प्रोविजन आपके फंडामेंटल राइट्स में 3 प्रोविजन और 3 क्लास जो है वो रखे गए थे। पहली बात मैंने आपको बताया कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 ग्राउंड्स हैं केवल उन्हीं आधारों पर। 15 का क्लास 2 जो है वो ये स्पष्ट करता है कि ऐसे किसी लोक स्थान पर प्रवेश करने, इनमें किन्हीं आधारों पर या किसी आधार पर प्रवेश करने से उसे मना नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इंपोज किया जा सकता है। और 15 का क्लास 3 जो है, 15 का क्लास 3 इस बात को स्पष्ट करता है कि महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में राज्य जो है वो विशेष प्रावधान कर सकता है। ये जो प्रोविजन है आपके, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। अब अगेन 15 का क्लास 4 ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब आप समझ लें यहीं पे, ये 15 का क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 ये एनेबलिंग प्रोविजन है। एनेबलिंग प्रोविजन बोला जाता है, यानी ये
जो प्रोविजंस हैं ये फंडामेंटल राइट नहीं, दीज प्रोविजंस आर नॉट अ फंडामेंटल राइट, जस्ट कीप इन माइंड, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये राज्य को, स्टेट को इंपावर करते हैं, स्टेट को समर्थ करते हैं, इन्हें समर्थकारी प्रोविजन भी बताया जाता है, स्टेट को इंपावर कर रहा है ये प्रोविजंस कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, यानी ये उसकी वैवेकिक शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट का कि वो इनके बारे में प्रावधान कर सकते हैं, यानी एज अ फंडामेंटल राइट ये क्लेम नहीं कर सकते आप, यानी क्लास 3 की बातें, क्लास 4 की बातें, क्लास 5 और क्लास 6 की बातें जो है एज अ फंडामेंटल राइट्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ये राज्य को समर्थ बनाती है, चाहेंगे तो उसके बारे में वो विशेष प्रावधान करेंगे, यानी राज्य ऐसा कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है अकॉर्डिंग और एज पर देयर फिजिकल रिसोर्सेज एंड देयर कॉम्पिटेंस, कि उसकी क्षमता है, उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज है तो ये काम हो सकता है, अन्यथा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। यानी राज्य जो है महिलाओं के बारे में विशेष प्रावधान करता है, और इसी के आधार पर आपने देखा कि राज्य जो है अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, जहां पे उसे इनेबलिंग प्रोविजन मिले हैं, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में विशेष प्रावधान किए। बहुत सारे ऐसे कानून जो स्पेशली बच्चों के लिए लाए गए हैं और महिलाओं के लिए लाए गए हैं, इसका मैं उदाहरण आपको दूं, पॉक्सो अधिनियम जो लाया गया आपका, यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो लाया गया आपका, डीबी एक्ट जो है, ये एक्ट बच्चों के लिए, पॉक्सो एक्ट आपका, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं के लिए, या जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, ये जो एक्ट पास किए गए हैं ये अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत और उन्हें ध्यान में रखते हुए पास किए गए। ये स्पेशल प्रोविजन दे रहा है उनको बनाने के लिए, और राज्य जो है उसी प्रोविजन के आधार पर उनके प्रोटेक्शंस के लिए लॉज ले आते हैं। यहां पे 15 के क्लॉज 3 में नेशनल वुमेन कमीशन जो स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया है, जो राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है, वो 15 क्लास 3 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यानी राज्य जो है इंपावर हुआ कि महिलाओं के अधिकार के संरक्षण के लिए उसने एक कमीशन गठित किया, ये उसे इंपावर कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि 3, 4, 5 और 6 के जो प्रोविजन है ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट कौन है आपका? तो ये 15 का क्लास 1 एंड 2, ये दोनों जो हैं ये आपके एफआर है। ओनली दीज टू क्लास 1 एंड क्लास 2 इज अ फंडामेंटल राइट एंड दीज प्रोविजंस आर इनेबलिंग प्रोविजंस। 15(3) की बात मैं कर रहा हूं। 15(3) जो है वो राज्य को इंपावर करता है कि वो महिलाओं और बच्चों के बारे में प्रावधान करे, और आपने देखा है कि इसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए और भी प्रावधान है जो संविधान के साथ ही पैदा हुए हैं। और इसके लिए जो प्रोविजन है आप देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब आप देखेंगे, ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कि 15(3) में चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहा है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम लोग देखेंगे और वहां पे जब आप देखोगे तो वहां 39E और F दो जगह बच्चों के बारे में बात किया गया है। अगेन आप देखेंगे बच्चों के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 45 के अंतर्गत किया गया है यहां पे, और वर्तमान में और भी देखेंगे तो यहां पे 23 और 24 ये फंडामेंटल राइट्स, यानी ये प्रोविजन है जहां पे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उनकी कंडीशंस के आधार पर, ये बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रखी गई। मैं आपसे बात कर रहा हूं 15 का क्लास 3, और 15 का क्लास 3 जो है वो बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अधिनियम पास करके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाने का प्रयास किया जा रहा है राज्य के द्वारा। ये कर सकता है राज्य। अगेन 15
चार जो है, मैं अभी केस लॉज के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ प्रोविजन के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके बेयर के जो प्रोविजंस है, और इसे वन बाय वन में केस लॉज के थ्रू अभी इसे और भी एक्सप्लेन करेंगे या अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। आज की जो स्टडी है हमारी वो बेयर प्रोविजन है, बेयर में क्या स्पष्ट किया गया उन्हें हम आप देखने का प्रयास करेंगे, और टाइम होगा तो केस लॉ के बारे में भी बात करेंगे। 15 का क्लास 4 जो है ये इस बात को स्पष्ट करता है, और इसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए कि ये जो लाया गया ये आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। पहला संविधान संशोधन जो किया गया आपका ये 1951 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, पहला संविधान संशोधन। मद्रास राज्य, स्टेट ऑफ मद्रास, और आपको पता है कि पहले जो है यानी 1956 के पहले मैं आपको स्पष्ट किया था कि मद्रास जो था वो राज्य था, यानी आपके यहां जो कैटेगरीज थी वो ए बी सी डी, तो मद्रास जो था वो राज्य था। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, चंपकम दोराईराजन की केस में ये चैलेंज किया गया, यानी स्टेट ऑफ मद्रास के द्वारा एक राजाज्ञा पारित की गई, एक लॉ पास किया गया, और जिसमें स्कूल के एडमिशन को लेकर के, यानी एंट्रेंस और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन को लेकर के उनकी कुछ सीटों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया, सुरक्षित करने का, यानी जो सीटें थी उनको रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर सेपरेट किया गया, अलग किया गया मद्रास के स्टेट्स के द्वारा। चूंकि सीटें यहां पे सीमित कर दी गई, यानी उन्हें वर्गीकृत कर दिया गया कि इस कैटेगरी के लोग जो हैं वो इतनी सीटें ही रिकवर कर सकेंगे, तो यहां पे जो मेरिट्स में जिन लड़कों का नंबर ज्यादा था, यानी मैक्सिमम मार्क या अधिक नंबर थे उनके, वो बाहर हो गए, और वो व्यक्ति जो कैटेगरी में था और उसका मार्क्स जो है वो कम था, वो सिलेक्शन ले लिया। यानी यहां पे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के संबंध में इस राजाज्ञा के द्वारा वो बच्चे जिनके पास मेरिट्स में ज्यादा नंबर थे वो स्कूल के बाहर हो गए, और जिनके पास मेरिट्स में कम नंबर थे वो इस लॉ के द्वारा जो है वो संस्थान में प्रवेश पा गए। इस बात को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यहां पे स्टेट के द्वारा जो दलील दी गई, स्टेट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के आर्टिकल 46 में, तब आप देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन है, एजुकेशनली जो वीकर है या जो एससी है या जो एसटी, यानी जो शैक्षणिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, या जो एससी है या एसटी है, उनके बारे में स्टेट जो है ये प्रयास करेगा उनकी अभिवृद्धि के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए ऐसा प्रोविजन कर सकता है स्टेट। और आपको ये पता है कि जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है, और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यही जो प्रोविजन था वो आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो बताया गया है। यहां पे
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यही बातें वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तौर पर थी। यदि सोर्स के तौर पर पूछा जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जब आप आर्टिकल 37 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 37 में बताया गया है द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इनफोर्सिबल बट इट इज अ मैंडेटरी व्हाइल एनी स्टेट मेकिंग इन इट्स पॉलिसी। ये मैंडेटरी होंगे उनके लिए, ये डायरेक्टिव होंगे उनके लिए, नॉट अ मैंडेटरी, लेकिन इसे आवश्यक रूप से उसे क्या करेगा, वो अपनी नीतियों में शामिल करेगा। लेकिन ये जो प्रोविजंस है वो आपके इन्फोर्सिएबल नहीं है। ये बात आपकी आर्टिकल 37 इस बात को स्पष्ट करती है। तो स्टेट के द्वारा ये दलील दिया गया, स्टेट के द्वारा ये प्ली ली गई कि आर्टिकल 46 को लागू करने के लिए जो वीकर सेक्शन है, एजुकेशनली जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके एनहांसमेंट के लिए ये लॉ लाया गया है, जिसमें ऐसा वर्गीकृत कर दिया और उनकी सीटों को सुरक्षित कर दिया गया है। यहां पे मैं आपको जो फंडामेंटल राइट्स स्पष्ट कर रहा था, तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था कि व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में विवाद हो जाए तो यहां पे आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को चैलेंज किया गया और इसके आधार पर जो लॉ बनाया गया था मद्रास के द्वारा, उसे चैलेंज किया गया 15 के आधार पर, आर्टिकल 15 के आधार पर, क्योंकि यहां पे जो लॉ था वो धर्म के आधार पर और कास्ट के आधार पर भेदभाव करता था। द फर्स्ट टाइम बाय द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस द चंपकम दोराईराजन केस, ये चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 15 इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। यानी चंपकम दोराईराजन की केस में जो निर्णय आया वो माना गया कि ये जो मद्रास का लॉ था, कानून था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो आया है ये कानून अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। चंपकम दोराईराजन के इस निर्णय को समाप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट किया गया और उसमें 15(4) जोड़ा गया। 15 का क्लास 4 वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 15 का क्लास 4 जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, और ये जो 15 का क्लास 4 है ये रिएक्शन था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन का केस का। यानी मैंने आपसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समाप्त करने का तरीका है कि यदि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने मामले पर कोई दूसरा निर्णय दे दे, यानी उसे ओवररूल कर दे ऑलरेडी जो उसने दिया हुआ है। अब आप आर्टिकल 141 पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि एवरी वन इज बाउंड, एवरी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज बाउंड टू ओबे द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर जितनी भी न्यायालय हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज बाउंड टू ओबे द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बट बंगाल यूनिटी की केस में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। इसका मतलब जो पीछे उसने कोई निर्णय दिया है उस निर्णय को वो ओवररूल कर सकती है, उसे समाप्त कर सकती है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रभावहीन करने के लिए हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ बना दिया जाए। यहां पे चंपकम दोराईराजन के मामले में दिए गए निर्णय को, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 15(4) जोड़ा गया, 15 क्लास 4 जोड़ा गया, और जहां पे ये स्पष्ट किया गया, ये प्रावधान बनाया गया, स्पष्ट प्रावधान क्या कि अनुच्छेद 29(2) में किसी बात के होते हुए भी, आर्टिकल 19 क्लास 2 में किसी बात के होते हुए भी, या इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, दो चीजें आप देखें आप। तो 15 का क्लास 4 ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लास 2 ऑफ द आर्टिकल 29
कि क्लास 2 में किसी बात के होते हुए भी और इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब 15(1) और 2 में किसी बात के होते हुए भी राज्य जो है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, यानी दो ग्राउंड्स मैंने आपको बताया, इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। पहला कैसे होना चाहिए, सोशली, और दूसरा कैसा है आपका, एजुकेशनली। यानी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके बारे में, या बैकवर्ड यानी बीसी, या कोई एससी, या कोई एसटी, उनकी अभिवृद्धि के लिए फॉर द एडवांसमेंट स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। स्टेट इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रोविजन। अभी यहां पे रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पे स्पेशल प्रोविजन की बात किया है। यानी कि जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे, या जो एससी है या जो एसटी है, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। किस बात से परे रह करके, आर्टिकल 19 क्लास 2 या 15 के 1 या 2 में किसी बात के होते हुए भी इस बात को कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्टेट 15(1) और 2 में किसी बात को नकारते हुए इन लोगों के बारे में विशेष प्रावधान कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 15 के क्लास 4 में जोड़ा गया। और ये किसके द्वारा लाया गया, किसके बाद में और किसके रिएक्शन में लाया गया, तो ये चंपकम दोराईराजन के बाद लाया गया। तो ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए आपको कि बैकवर्ड्स के बारे में या एससी के बारे में या एसटी के बारे में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है स्टेट। उनके वर्ड जो यूज किया गया है यहां पे स्पेशल प्रोविजन यूज किया गया है, न कि रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 29(2) जरा समझ लें आप, 29 आपका क्या कह रहा है। 15(1) और 2 तो आपको क्लियर कर दिया है मैंने कि जो इसमें बताया गया है कि 5 ग्राउंड्स आपके हैं, इनके आधार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लास 2 कह रहा है कि आपका दूसरा कि इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी पब्लिक प्लेस पर इंटर करने से कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करा जाएगा। आर्टिकल 29 का क्लास 2 2 मिनट में समझ लें आप। 29 जो है का क्लास 1 स्पष्ट करता है कि भारत के किसी नागरिक, और ये आर्टिकल मैं बता दूं कि ये आर्टिकल भी सिटीजन को ही प्राप्त हुए, यानी 5 आर्टिकल मैंने बताया था, ये याद रखना है आपको, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिले हैं। तो उनमें 29 का क्लास 1 जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत के अंदर या भारत के किसी भाग पर एनी सिटीजन हु इज रिजाइड्स होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर निवास करता है और जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, जिसके अपनी स्क्रिप्ट है या जिसका अपना एक कल्चर है, यानी कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत के भीतर या उसके किसी भाग में निवास कर रहा है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है या उसकी लिपि है या उसकी संस्कृति है, दिस सिटीजन शैल हैव राइट टू कंजर्व, यानी ऐसे नागरिक को राइट होगा कि वो उसे कंजर्व कर सकता है,
प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। ये बात आर्टिकल 19 का क्लास 1 स्पष्ट करता है। 19 का क्लास 2 इस बात को स्पष्ट करता है। 19 का क्लास 2 इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो राज्य के द्वारा मेंटेन्ड है, स्टेट के द्वारा या उसके द्वारा एडेड है, एड प्राप्त करता है। यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्टेट के द्वारा, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है, अब ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है या स्टेट फंड के द्वारा एडेड है, सहायता प्राप्त है या उसे पोषित किया जा रहा है, ऐसा इंस्टीट्यूट रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर उनके प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी these minorities institutions which is maintained and aided by the state fund on the grounds of the race, religion, language and caste, उनमें प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे भी रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि 19 का क्लास 2 बता रहा है। आप कह रहा है कि इसके बावजूद भी यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन 19 क्लास 2 में इस बात को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि कोई भेदभाव नहीं करेगा यदि वो राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करता है या राज्य के द्वारा वो पोषित होता है। ये बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट की गई है। इसके बावजूद भी स्टेट चाहे, राज्य चाहे तो उनके बारे में विशेष प्रावधान कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो आर्टिकल 19 का क्लास 2 इस बात को स्पष्ट कर रहा है। अब आप अगले प्रोविजन पर चलते हैं। आर्टिकल 15 का क्लास 5 जो है, ये अगेन TMA पाई फाउंडेशन TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस कर्नाटक राज्य। अगेन कर्नाटक, ये दूसरी केस। और तीसरी जो केस थी आपकी PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, MH। इन 3 केस के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया था, इन केस के रिएक्शन में जो है वो 15(5) आता है, 15 का क्लास 5। और यहां पे 15 का क्लास 5 क्या है ये मैं स्पष्ट करूं आपको। कहता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट और नॉट, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो राज्य के द्वारा, राज्य से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट और नॉट, इसका मतलब सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, उनके प्रवेश के संबंध में
उनके प्रवेश के संबंध में अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 19(1)(g) 1G यानी 15(1)(2) और आर्टिकल 19(1)(g) में किसी बात के होते हुए भी, ध्यान रखिए, यह बात कौन कह रहा है? 15 का क्लास 5 कह रहा है कि राज्य जो है इस अनुच्छेद या आर्टिकल 19(1)(g) में किसी बात के होते हुए भी किसी शैक्षणिक संस्थान में, भले ही वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यानी वो राज्य से जुड़े हो, एसोसिएट हो या ना हो, उनके बारे में, उनके प्रवेश के संबंध में, उनके एंट्रेंस के संबंध में राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है या जो एससी या एसटी है, सिवाय, यानी एक्सेप्ट 30 क्लास 1। यह बात स्पष्ट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें जो बात बताई गई है उसे नकार सकता है, इसमें जो बात बताई गई है उसका भी ध्यान नहीं रखेगा स्टेट, भले ही कोई बात बताई गई है, लेकिन 15(5) जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस पर? जो माइनॉरिटीज कॉलेज स्टैब्लिश किए गए हैं। यानी ये 15(5) जो है उसका एक्सेप्शन आपका 30 का क्लास 1 है। इसका मतलब माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट, आपके यहां दो तरीके के माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है उनके आधार पर यदि कोई माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का राइट देता है उनको, तो ऐसे जो एस्टैब्लिशमेंट का जो राइट है उस पर 15 का क्लास 5 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्शन है उसका। ऐसे माइनॉरिटीज कॉलेज के प्रवेश के संबंध में यहां राज्य जो है वो स्पेशल प्रोविजन नहीं करेगा। लेकिन 15 में जो बातें बताई गई हैं या 19(1)(g) में किसी बात के होते हुए भी उनके बारे में वो क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजन कर सकता है फॉर द एंट्रेंस, उनके प्रवेश के संबंध में, यानी विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। भले ही 15 उसे मना करती हो, भले ही 19 उसे मना कर सकती हो, लेकिन ये 15(5) जो है ये लागू नहीं होगा, 30(1) पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब वहां रिजर्वेशन के संबंध में, उनके स्पेशल प्रोविजन के संबंध में माइनॉरिटीज कॉलेज पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आपको और कुछ स्पष्ट करूं इसको, और इन केस लॉज के बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा कि क्या इनका बैकग्राउंड्स था, किन बैकग्राउंड्स के आधार पर ये प्रोविजन आपके यहां ये लाए गए हैं। अब आप देखिए कि आपके यहां जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहां पे स्टैब्लिश होते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो 3 जगह पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये आपका फंडामेंटल राइट के तौर पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 19(1)(g) जो है वो बात करता है, आर्टिकल 26 जो है वो, और आर्टिकल 30 का क्लास 1 ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिशमेंट के बारे में प्रावधान करते हैं। यहां पे आप देखिए कि कोई भी जनरल इन नेचर का है, जनरल इन नेचर कोई भी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि सिटीजन के पास क्या होता है? सिटीजन के पास फ्रीडम है, राइट है, किस बात का? किसी भी ट्रेड का, बिजनेस का, ऑक्यूपेशंस का और कॉमर्स का। यानी कोई भी व्यवसाय, ऑक्यूपेशंस, बिजनेस, कॉमर्स ये एस्टैब्लिश कर सकता है। तो यानी वो विद्यालय बना करके इससे अपना ऑक्यूपेशन बना सकता है, उसे अपना प्रोफेशन बना सकता है, उसे अपना बिजनेस बना सकता है। और यहां के अंतर्गत वो आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत इसलिए वो वहां पे विद्यालय भी स्थापित कर सकता है। दूसरा, आर्टिकल 26 जब आप देखते हैं तो आर्टिकल 26 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया गया है। जब आप 26 का ए पढ़ेंगे, पहली बात
तो ये कहता है कि यानी फॉर द पर्पज ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल, फॉर द रिलीजियस और एनी चैरिटेबल पर्पजेस, कोई भी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया जा सकता है जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए हो, और उसे वो एडमिनिस्टर भी कर सकता है, उसके लिए वो प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है। तो जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और 30 का क्लास 1 जो है ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। यानी 3 तरीके की इंस्टीट्यूशन को बताया मैंने आपको। इंस्टीट्यूशन यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉर्मल और जनरल इन नेचर का है तो आपका एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत आप इसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। यदि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं तो ये बात आपको आर्टिकल 26 इंपावर करती है, ये आपका मौलिक अधिकार घोषित करती है। और यदि कोई माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज मैंने आपको बताया 2 ही माइनॉरिटीज हैं आपके यहाँ जो अभी कंसिडर की जाती है, एक तो रिलीजियस और दूसरा जो है लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं आपकी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उन्हें अपने लिए आर्टिकल 30 क्लास 1 एम्पावर करता है, उन्हें फंडामेंटल राइट देता है कि उसके लिए वो ऐसी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट्स जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 15(5) इनके प्रवेश के संबंध में कुछ नहीं ध्यान देगा, लेकिन 15(5) इन पर लागू नहीं होगा। जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं जो एस्टैब्लिश किए गए हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। इसके बारे में कल मैं और आपसे डिटेल चर्चा करूंगा इन प्रोविजन के बारे में। और 15(6) जो है ये भी देख लें आप। 15 का क्लास 6 जो है ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, 130वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें EWS के बारे में प्रोविजन किया गया, यानी 10% रिजर्वेशन एडिशनल टू द रिजर्वेशंस व्हिच इज ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड। यानी ये 10% का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, और किनको दिया जाएगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए 103वां संविधान संशोधन करके इस प्रोविजन को जोड़ा गया। ये केस लॉज क्या कहते हैं, किस तरीके से इनका बैकग्राउंड क्लियर हुआ है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा बेयर प्रोविजन पढ़िएगा। यदि कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।